अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्नर्स, स्टूडेंट्स। मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो प्रीवियस 3 लेक्चर जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया पे थे और लास्ट लेक्चर में मैंने एंडोसिम्बायोन जो थ्योरी है उस पर डिस्कस किया था कि जिसके तहत कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है या सेल है। तो हमने उस पर मतलब बात की थी और उस पर लेक्चर दिया था और माइटोकॉन्ड्रिया की जो बायोजेनेसिस है उसके मतलब भी हमने बात की थी और हमने एंडोसिम्बायोन हाइपोथेसिस में बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम रखता है, वो खुद रेप्लिकेट करता है, राउंड अबाउट 12 प्रोटीन्स जो हैं वो खुद बनाता है, मगर कुछ जो है वो लिपिड वगैरह पे या कुछ प्रोटीन्स पे वो इन्हिसार करता है सेल के जेनेटिक मटेरियल पे और इस तरह करके वो अपना सिस्टम चलाता है। तो बहरहाल हमने माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्लास्टिड्स पे है और नेल हाइपोथेसिस पे हमने बात करनी है, प्लास्टिड्स की टाइप्स पे, उसकी हिस्ट्री पे और नेल हाइपोथेसिस पे हमने बात करनी है। तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, जो स्टूडेंट्स नए आए हैं मेरे चैनल पे जाफर्स बायोलॉजी पे, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो लेक्चर अगर पसंद आए तो उसको लाइक करके शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको ये सब करने से आपको जो मेरा हर आने वाला जो लेक्चर है उसकी वीडियो को नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे होगा, ताकि आप बर वक्त मेरे हर आने वाले वीडियो लेक्चर से मुस्तफीद हो सके। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि प्लास्टिड है। कौन सा टॉपिक है हमारा? प्लास्टिड्स की बात करते हैं। तो अब प्लास्टिड्स जो हैं, ये टर्मिनोलॉजी प्लास्टिड की ये पहली दफा कब मुतारिफ कराई गई? ये पहली दफा 1884 में। कब? 1884 में शिमिट्स ने ये मुतारिफ कराई। उसके साथ ये टर्मिनोलॉजी जो मुतारिफ कराई गई शिमिट्स ने, इसके हेल्प आउट किया किसने? शिम्पर ने। किसने? AFW शिम्पर ने इसको हेल्प आउट किया और ये प्लास्टिड की जो टर्मिनोलॉजी थी उसको मुतारफ कराया गया। लेकिन इसके साथ साथ इसी पे प्लास्टिड्स पे वर्क 1883 में ए मेयर ने भी किया, 1884 में F शिमिट्स ने भी किया और 1885 में AFW शिम्पर ने भी इस पे प्लास्टिड्स पे काम किया। लेकिन AFW शिम्पर ने इस पे थोड़ा डिटेल में वर्क किया और इसने इसकी साइटोलॉजिकल स्टडी भी की प्लास्टिड्स की। साइटोलॉजिकल स्टडी जो है वो शिम्पर ने की इसकी, और उसके बाद इसने ये भी बताया कि जो प्लास्टिड की टाइप है क्लोरोप्लास्ट, वो जब डिवाइड करती है, नई बनती है, तो वो पहले से मौजूद ऑर्गेनेली के नतीजे में बनती है। मतलब जो पहले से मौजूद क्लोरोप्लास्टिड है उसकी डिवीजन से नई ऑर्गेनेली बनती है, उसकी डिवीजन से नई ऑर्गेनेली बनती है, उसकी डिवीजन से वो नई ऑर्गेनेली बनती है कि पहले से मौजूद क्लोरोप्लास्ट ही डिवाइड करता है और वो नई ऑर्गेनेली को तरतीब देता है। उसके बाद उसने ये भी कहा कि जैसे मैंने पहले कहा है कि जो प्लास्टिड्स की जो टर्म है, ठीक है, वो किसने मुतारिफ कराई थी? इसने शिम्पर ने मुतारिफ कराई थी। कब? 1885 में। उसके बाद जमाना था 1837 का। 1837 का जमाना था जब ड्यूट्रोचैट ने क्या किया? 1837 में इसने ऑक्सीजन की जो एवोल्यूशन है उसके मतलब बोला था कि क्लोरोफिल किस तरह ऑक्सीजन के एवोल्यूशन में एसेंशियल है, कि ऑक्सीजन जो उसकी जो पैदा होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान या फिर उसकी किस तरह एवोल्यूशन हुई है, फोटोसिंथेसिस के दौरान बाय प्रोडक्ट के तौर पे पैदा हुई, तो
तो ये जो सारा प्रोसेस है उसके लिए इसने बताया कि ये क्यों ऑक्सीजन जो है वो जरूरी है क्लोरोफिल के लिए, क्योंकि ये एक वो स्टेज था जब इब्तदा कर रहे थे नेल हाइपोथेसिस की। नेल हाइपोथेसिस क्या समझे कि ये नेल हाइपोथेसिस जो बाद में आने वाला था उसके लिए भी एक इब्तदाइया तौर पे जो नॉलेज है वो ब्रीफ किया गया था, ताकि कि यही बाद में इसी पे वर्क करते हुए लोग हम नेल हाइपोथेसिस पे पहुंचे या नेल हाइपोथेसिस दिया गया था। बहरहाल ये उसके इब्तदाई पेशखाना था। अब उसके बाद लीबेक 1845 में इसने ये कहा कि जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट बनता है और ग्लूकोज बनता है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, उसके बनाने का जिम्मेदार CO2 है प्लांट्स में। उसके बनाने के जिम्मेदार प्लांट्स में CO2 है। मतलब ये है कि उस कंपाउंड का बनना CO2 के नतीजे में है। ये लीबेक ने कहा था 1845 में। अब 1845 में लीबेक ने ये कहा था, लेकिन हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ना सिर्फ एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, बल्कि साथ में ऑक्सीजन भी बाई प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होती है। अब सवाल ये था कि ऑक्सीजन किससे पैदा होती है, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में जानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके वो C6H12O6 को बनाती है और साथ ऑक्सीजन को भी खारिज करती है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। 6CO2 प्लस 6H2O, ये क्या बनाते हैं? C6H12O6 और प्लस बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब यहाँ पे ये सवाल होता था कि इनके रिएक्टेंट्स में के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट में दो बन रही हैं, एक ग्लूकोज बन रहा है और एक साथ ऑक्सीजन बन रही है। अब ये ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ भी मौजूद है, वाटर के साथ भी मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन आपके साथ लिखना चाहता हूँ, जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये CO2 है तो प्लस H2O है, ये बनाते हैं C6H12O6 प्लस O2 रिलीज होती है। मैंने सिंपल सी इक्वेशन दी है, इसको बैलेंस नहीं किया। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये इक्वेशन में इस रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड में भी ये ऑक्सीजन मौजूद है, वाटर में भी ऑक्सीजन मौजूद है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट, वो ये एक सवाल उठा था कि ये अगर ये कार्बोहाइड्रेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें भी ऑक्सीजन शामिल है, इसमें भी ऑक्सीजन शामिल है, तो ये ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे वो कौन पैदा कर रहा है? आया कि वो वाटर के मॉलिक्यूल से रिलीज हो रही है या फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल उसको रिलीज करने का जिम्मेदार है? तो भारत इसी पे ही आगे चले और किसने 1862 में सैक्स ने 1862 में क्या कहा कि इसने कहा जो स्टार्च प्रोड्यूस्ड होता है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए होता है, वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के नतीजे में पैदा होता है। अब यहाँ पे तीन चीजें बात जो है वो पेश की गई। पहली, इसने लीबेक ने जो है वो बताई क्या कि CO2 जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इन्वॉल्व है। दूसरी कि ड्यूट्रोशैक ने बताया कि ऑक्सीजन जो है उसकी क्लोरोफिल के साथ कोई लेना देना है, वो जो पैदा होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसका क्लोरोफिल से कोई रिश्ता है, ठीक है, कोई लिंक है, वो अब्सॉर्ब होती है या वो आगे बनाती है, ये अभी हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। और 1862 में सैक्स ने बताया कि भाई जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, उसके नतीजे में स्टार्च प्रोड्यूस होता है। अब इन्हीं तीन चीजों को आप बात माइंड में रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब की बात की गई कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इन्वॉल्व है, उसके साथ ऑक्सीजन की एवोल्यूशन पे भी बात की गई, ऑक्सीजन की एवोल्यूशन पे भी बात की गई, उसके बाद उसकी फोटोसिंथेसिस पे भी बात की गई। तीनों के मतलब एक पॉइंट जो है वो इनिशियली दे दिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1931 में, किसमें? 1931 में कॉर्नेलियस, क्या मैंने कहा? कॉर्नेलियस वैन नेल ने 1931 में एक्सपेरिमेंट किया, जिसने हाइपोथेसिस दिया था, एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? इसने बैक्टीरिया को लिया, वो बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक थे,
मतलब कि वो बैक्टीरिया कि जो अपनी ग्लूकोज को पैदा कर रहे थे अपनी एनर्जी के लिए, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। इसने वॉन नीयल ने उसको लिया और एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया इसने, वॉन नीयल ने बैक्टीरिया को लिया और उसने CO2 को इस्तेमाल कराया और साथ हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल किया। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट वाटर को इस्तेमाल करते हैं और इसने क्या इस्तेमाल किया, हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल किया। वाटर की बजाय इसने हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल किया और हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करने के बाद इसने क्या देखा कि ये देखता है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने के नतीजे में वो ग्लूकोज पैदा करते हैं और बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इसने क्या किया, जब एक्सपेरिमेंट कराया बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया और साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल किया कि बैक्टीरिया अब क्या करते हैं वो देखने लगा, तो उसने देखा कि ग्लूकोज भी पैदा हुआ। ये C6H12O6 पैदा हुआ, H12O6 पैदा हुआ और इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल पैदा हुए और साथ इसके सल्फर पैदा हुई। उसके साथ क्या पैदा हुई, सल्फर पैदा हुई। अब यहां पे उसके जहन में एक सवाल उठा, उसने कहा कि वाटर के जो प्लांट्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यहां पे मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल किया है तो मैंने सल्फर को पाया है, सल्फर गैस यहां पे मिली है, वहां पे ऑक्सीजन गैस मिलती है। अब यहां पे देखें कि इस इक्वेशन में देखें और इस इक्वेशन में देखें, ये जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज पैदा करते हैं और ये जो बैक्टीरिया पैदा करते हैं, CO2 इसमें भी है, CO2 इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, मतलब हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है। चूंकि यहाँ पे सल्फर है तो एंड पे सल्फर गैस ही पैदा हो रही है, यहाँ पे वाटर के पास ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन पैदा हो रही है। तो नेल कहता है कि देखो कि ये जो ऑक्सीजन पैदा होती है ना बाय प्रोडक्ट के तौर पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड से पैदा नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे पैदा नहीं होती, ये ऑक्सीजन पैदा होती है वाटर के मॉलिक्यूल से। प्लांट्स के अंदर ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होती है, वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन पैदा नहीं होती, वो पैदा होती है किससे, वाटर के मॉलिक्यूल से। क्योंकि अगर ऑक्सीजन कार्बन से पैदा होती तो यहां पे जब नेल ने हाइपोथेसिस दिया था, नेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो फिर वो ऑक्सीजन यहां पे भी ऑक्सीजन को निकलना चाहिए था ना, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन नहीं निकली और कार्बन डाइऑक्साइड टोटली तौर पर ग्लूकोज पैदा कर रहा था। इसका मतलब हुआ कि इसने 3 पॉइंट्स को अखज किया नेल ने। कौन कौन से 3 पॉइंट्स? इसने ये कहा कि पहली बात तो ये है कि जो ऑक्सीजन पैदा हो रही है वो H2O की ब्रेकडाउन से पैदा होती है, H2O के मेटाबॉलिज्म से पैदा होती है ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड से पैदा नहीं होती फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये नेल हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूं कि जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन से पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेकडाउन से पैदा नहीं होती। दूसरी बात कि जो इस ग्लूकोज को बनाने के लिए हाइड्रोजन मिल रही है, वो यहां पे ग्लूकोज हो या यहां पे बैक्टीरिया में ग्लूकोज हो, इसके हाइड्रोजन या उसके हाइड्रोजन दोनों में ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन पैदा हो रही है, यहां पे बैक्टीरिया में वो हाइड्रोजन सल्फाइड दे रहा है हाइड्रोजन, और यहां पे वो H2O प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोजन। मतलब ये कि वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है प्लांट्स के अंदर, और स्प्लिट होने के बाद 2 चीजें बनाता है, एक ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो देता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को वो जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे पैदा करता है। मतलब ये कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन डोनर के तौर पे एक्ट करता है, हाइड्रोजन डोनर के तौर पे एक्ट करता है। लेकिन जो CO2 है वो CO2 जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे काम करती है, क्योंकि CO2 के पास हाइड्रोजन तो है नहीं, CO2 के पास तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको पता है कि 3
एलिमेंट्स चाहिए, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड के पास दो एलिमेंट तो हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। वो हाइड्रोजन कहां से लेती है? वो वाटर के मॉलिक्यूल से लेती है। वो हाइड्रोजन कहां से लेती है? वाटर के मॉलिक्यूल से लेती है। और वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज कर देता है। तो ये नियल का हाइपोथेसिस था। नियल ये कह रहा था कि जो इसमें प्लास्टिड्स में, प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल जो है वो ऑक्सीजन को, उसको वाटर के मॉलिक्यूल्स को और CO2 के मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है सनलाइट की रोशनी में, मौजूदगी में। तो मतलब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में वो जो इसको लाइट को इस्तेमाल करता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो वाटर से पैदा होती है, हाइड्रोजन जो है वो चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वो बनाती है कार्बोहाइड्रेट बनाती है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1918 के जमाना में, 1918 में विलस्टैटर एंड स्टॉल ने, विलस्टैटर एंड स्टॉल ने क्या किया? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को आइसोलेट किया। क्लोरोफिल दोनों ए और बी दोनों जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने में इस्तेमाल होते हैं, और लाइट को एब्जॉर्ब करके वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसने जो है वो डिस्टिंग्विश किया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को। किसने? विलस्टैटर ने एंड स्टॉल ने। विलस्टैटर और स्टॉल ने कहा 1918 में। उसके बाद पॉटर एंड ग्रेनिक, पॉटर और एंड ग्रेनिक, इन्होंने क्या किया? 1947 में इन्होंने ग्रेना का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है पेश किया। और आपको पता है कि ग्रेना कहां पे पाए जाते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर में भी बताएंगे। ये क्लोरोप्लास्टिड्स में पाए जाते हैं, जो कि प्लास्टिड की एक टाइप है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको ग्रीन कलर होता है, और वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और उसमें फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं जहां पे ग्लूकोज को पैदा किया जाता है। ठीक है, वो ग्रेना के मतलब बोला। उसके बाद 1932 में नियल हाइपोथेसिस के बाद, 1931 में नियल हाइपोथेसिस दिया गया था। उसके बाद 1932 में आर्नल्ड और एमर्सन और आर्नल्ड ने क्या किया? इन्होंने फोटोसिंथेटिक यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे PS के नाम से जाना जाता है। फोटो सिस्टम PS1, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, बाद में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों को मुतारफ कराया गया था, दोनों के मतलब बताया गया था कार्बन 1862 में। ठीक है, तो इसने, आर्नल्ड ने और एमर्सन ने 1932 में फोटो सिस्टम 1 PS1 को मुतारफ कराया। उसके बाद 1954 में एक और पेशरफ्त हुई, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड, कार्बन जो है वो एटम से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है, एक साइकिल बनता है, जिसे जो है वो C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, 3 कार्बन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जो है वो कैल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, कैल्विन मेलविन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे डॉर्क रिएक्शन के तौर पर भी जाना जाता है। और वो कब क्या है? 1954 में मेलविन कैल्विन ने दिया था, और इसने कहा था कि इसने उस वक्त जो है वो CO2 को यूज किया, कि CO2 को किस तरह इस्तेमाल करके विदाउट लाइट जो है वो कार्बन के 3 कंपाउंड को इस्तेमाल करके जो है वो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड को पैदा करते हैं। प्लांट्स किस तरह जो है CO2 को इस्तेमाल करते हैं लाइट के बगैर, और वो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं। तो उसने इसके लिए कार्बन CO2 को इस्तेमाल किया, लेकिन CO2 को जब इस्तेमाल किया तो उसका जो कार्बन था वो आइसोटोप कार्बन का इस्तेमाल किया, जो कि 14 एटॉमिक मास रखता था। उस 14 एटॉमिक मास रखने वाले कार्बन को इस्तेमाल किया, और ये इसने प्रोसीजर काम किया किसमें? क्लोरेला के अंदर। ये इसने सारा जो अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट किसमें किया था, उसके लिए इस्तेमाल किसको किया था? क्लोरेला को इस्तेमाल किया था, विदाउट लाइट इस्तेमाल किया था, डार्कनेस में इस्तेमाल किया था, और इसको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को देखा था कि वो किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस्तेमाल होता है। तो इसको कैल्विन मेलविन को इसे कैल्विन साइकिल देने पे या C3 साइकिल देने पे इसको 1960 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। ठीक है, लेकिन बाद में 1966 में इसको प्राइज से नवाजा गया था, लेकिन 1966 में C4 साइकिल भी मुतारफ कराया गया था, कार्बन 4 साइकिल भी मुतारफ कराया गया था, जो कि 4 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, 4 कार्बन को इस्तेमाल करता है, और वो अपना साइकिल जो है वो परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स हैं।
जिसमें हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्टिड्स और क्रोमोप्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्टिड, और तीसरी टाइप है क्लोरोप्लास्टिड। तीसरी टाइप यहाँ मैंने नहीं लिखी, वो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बोलूंगा। तो वो क्या है, क्लोरोप्लास्टिड है, तो वो हम बात करेंगे डिटेल में, उस पर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो तीन टाइप्स हैं, कौन कौन सी, ल्यूकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड और क्लोरोप्लास्टिड। क्लोरोप्लास्टिड जैसे उसका नाम बताता है, उसमें क्लोरोफिल वगैरह भी है और वो ग्रीन इन कलर होगा, वो फोटोसिंथेसिस में होगा, लेकिन हम बात इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्टिड पे। तो ल्यूकोप्लास्टिड जो है, ल्यूको का मतलब जो है वो व्हाइट है, प्लास्टिड का मतलब जो है वो लिविंग है। तो ये व्हाइट कलर के प्लास्टिड होते हैं, मतलब व्हाइट प्लास्टिड होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्टिड, ये यहाँ पे एम्ब्रियोनिक जर्म सेल में पाए जाते हैं। किसमें, एम्ब्रियोनिक जर्म सेल में पाए जाते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जो सेल्स डिवाइड करते हैं। और कहाँ पे, कौन से में, जो लाइट को रिसीव नहीं करते, उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो लाइट को रिसीव नहीं करते, वहां पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद ये कॉटिलेडन्स में, आपको पता है कॉटिलेडन्स जो है वो सीड के दो पोर्शन जो हैं, या कोई एक पोर्शन पे डिपेंड कर सकता है, हो सकता है कोई दो पोर्शन पे हो सकता है, और उनमें खुराक स्टोर की जाती है, जो कि आने वाले एम्ब्रियो के लिए वहां से खुराक मुयस्सर होती है। तो उनको कॉटिलेडन कहते हैं, क्योंकि एक कॉटिलेडन भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, इसलिए उसको मोनोकॉटिलेडनी जो है वो सीड भी कहा जाता है, और उसको डाइकॉटिलेडन भी सीड भी कहा जाता है। ठीक है, तो दो उनके कॉटिलेडन्स में पड़े होते हैं, क्योंकि उसके बाद वो स्टेम में पड़े होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं। अब ये ल्यूकोप्लास्टिड जो है ये ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं, मतलब ये बेरंग है, व्हाइट, मतलब उसे व्हाइट कलर कह लें, व्हाइट प्लास्टिड कह लें, या बेरंग इसे कह लें, जो आप इसे मुनासिब समझें, क्योंकि इनका व्हाइट के अलावा कोई कलर नहीं होता। तो अब ये मौजूद यहाँ पे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब ये ल्यूकोप्लास्टिड जो है वो क्लोरोप्लास्टिड में भी बदल जाते हैं, क्रोमोप्लास्टिड में भी बदल जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई ये क्रोमोप्लास्टिड में किस तरह बदलते हैं, क्लोरोप्लास्टिड में किस तरह बदलते हैं। तो क्लोरोप्लास्टिड में तो ये बदलते हैं कि बाद में, लेकिन जो ट्रू ल्यूकोप्लास्ट हैं, ट्रू ल्यूकोप्लास्टिड वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदलते, वो कभी क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदलते, वो हमेशा जो है वो किस में रहते हैं, अपने ही फॉर्म में रहते हैं, उसका व्हाइट कलर होता है, और ना ही उनके पास कोई राइबोसोम होता है। इन ल्यूकोप्लास्टिड्स के पास कोई राइबोसोम नहीं होता, वो अपने कलर मेंटेन रखते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्लोरोप्लास्ट में बदलते हैं। अब चलो क्लोरोप्लास्ट की तो समझ आती है कि उसमें बदल जाते हैं, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में किस तरह बदलते हैं, क्योंकि इसलिए इसमें एग्जांपल देना चाहता हूं कि हमारे पास प्लांट है, जो कैरेट का प्लांट है, गाजर है, गाजर की जड़ देखें तो वो शुरू में जो है वो कलरलेस होती है। ठीक है, वो कलरलेस होती है, लेकिन बाद में वो अपना जो है वो रेडिश कलर अटेन कर लेती है। शुरू में तो वो ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि हमने कहा है कि वो कलरलेस जो है वो ल्यूकोप्लास्टिड है। ठीक है, तो वो होती है, बाद में वो अपना रेड कलर जो है वो अटेन कर लेती है, या इस तरह करके हम इसको क्या कहते हैं कि ल्यूकोप्लास्टिड जो है वो कन्वर्ट हो गए क्रोमोप्लास्टिड में, ट्रांसफॉर्म हुए। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्टिड्स का काम क्या है, ल्यूकोप्लास्टिड्स का काम है कि वो स्टोर करते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमें किसने बताया था ट्रू प्लास्टिड के मुतालिक, कार्डियो ने बताया था। कार्डियो ने बताया था क्या 1984 में कि भाई ये जो ट्रू प्लास्टिड है वो कभी अपने क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में नहीं बदलते हैं, वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं, अपना व्हाइट कलर मेंटेन रखते हैं, और वो उनके पास कोई राइबोसोम जो है वो नहीं होता। ट्रू ल्यूकोप्लास्टिड की बात करें, कार्डियो ने बताया था 1984 में। अब ये ल्यूकोप्लास्टिड का काम क्या है कि ये अपने अंदर स्टार्च को भी स्टोर करते हैं, लिपिड्स को भी स्टोर करते हैं, प्रोटीन को भी स्टोर करते हैं। इसलिए चूंकि इनका स्टोरेज कैपेबिलिटी डिफरेंट है, डिफरेंट कंपाउंड को स्टोर करते हैं, तो इसलिए इनको नाम भी डिफरेंट किया गया। जैसे कि अमाइलोप्लास्टिड्स हैं, अमाइलोप्लास्ट है, ये जैसे लफ्ज अमाइलो शो करता है, अमाइलो स्टार्च के लिए शो करता है, तो ये स्टार्च स्टोरिंग जो है वो ल्यूकोप्लास्टिड्स हैं, जो स्टार्च को स्टोर करते हैं, अमाइलोप्लास्ट। और इनमें 1 to 8 स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं, और बाज़ औक़ात तो उनके स्टार्च ग्रेन्यूल्स इतने बड़े होते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स के जो है वो पोटैटो में इनके जो है वो बड़े होते हैं इतने ज्यादा ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स के वो बाज़ औक़ात एक एनिमल सेल का साइज भी अटेन कर लेते हैं।
जो ट्यूबर है, मतलब इसका पोटैटो की बात कर रहा हूं, तो पोटैटो में स्टार्च आपको पता है कि बहुत ज्यादा जखीरा होता है, ठीक है, तो वो कलरलेस भी है, तो ल्यूकोप्लास्ट वहां पे स्टार्च को बहुत ज्यादा जखीरा करते हैं। तो वो कहते हैं कि वहां पे जो ये ग्रेन्यूल्स हैं स्टार्च को स्टोर करने वाले, वो इतना साइज मेंटेन कर लेते हैं कि वो एक एनिमल सेल के बराबर हो जाता है। तो भारत इनमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स 1 to 8 तक होते हैं मुख्तलिफ में। उसके बाद हेलियोप्लास्ट, ये वो होते हैं जो कि ऑयल स्टोरेज होते हैं, और ये ऑयल स्टोरेज जो प्लास्टिड्स हैं ये कोटिलेडन्स में सीड के अंदर लिपिड वगैरह को स्टोर करते हैं। जैसे मैं पीछे पढ़ा चुका हूं कि कुछ जो है वो लिपिड रिच सीड होते हैं, उनमें लिपिड बहुत ज्यादा मौजूद होती हैं, ताकि उनमें वो नया पैदा होने वाला एम्ब्रियो जो है उसको लिपिड्स को जो है वो ब्रेक डाउन करके उसके जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में बदल के हम उसको वो प्लांट जो है एम्ब्रियो जो है अपनी ग़िज़ा इस्तेमाल कर सके। भारत प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो कोटिलेडन्स में ये ऑयल स्टोर करने के लिए ये प्लास्टिड इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद प्रोटीनोप्लास्टिड्स हैं, ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं, ये भी मोस्टली सीड में पाए जाते हैं। इसका मतलब है हाइनरिच ने 1966 में इनको प्रोटीन प्लास्टिड्स को दरियाफ्त किया था हाइनरिच ने कि भाई ये सीड्स के अंदर प्रोटीन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी ल्यूकोप्लास्ट की एक टाइप है जो कि अपने स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद है क्रोमोप्लास्टिड्स हैं। क्रोमोप्लास्टिड्स क्रोमो से निकला है कि ये कलर्ड होते हैं, मुख्तलिफ कलर में कौन सा, रेड, येलो और ब्लू, ये कलर जो है वो सबसे ज्यादा इनमें पाया जाता है। और इसके बाद ये इन कलर को आगे मिक्सअप करके यानी से दूसरे कलर भी पैदा होते हैं, तो इसलिए इनको क्रोमोप्लास्टिड, क्रोमो मतलब आपको पता है कलर्ड और प्लास्टिक मतलब लिविंग, तो ये कलर प्लास्टिड होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फ्लावर्स में पाए जाते हैं। जैसे कि आप रोजेसी फैमिली से देख लें, ये उसका रोजा इंडिका की बात कर रहे हैं, रोजा इंडिका मतलब गुलाब के फूल की बात कर रहे हैं, गुलाब के पौधे की बात कर रहे हैं, तो उसका जो फूल वाला हिस्सा है वो कलर्ड होता है। तो रोजेसी फैमिली में ये पाए जाते हैं, उनके फ्लावर्स में पाए जाते हैं। उसके बाद फ्रूट्स हैं, तो मुख्तलिफ फ्रूट्स में भी ये पाए जाते हैं उनको मुख्तलिफ कलर देने के लिए। जैसे कि मैंगो है उसमें ये मुख्तलिफ कलर देता है, या फिर उसके बाद टोमेटो है, तो टोमेटो में भी ये मुख्तलिफ जो है वो कलर रेडिश कलर का ये लेके आता है। उसके बाद फ्रूट्स में, उसके बाद रूट्स की मैंने पहले भी एग्जांपल दी है कि ये कैरेट्स वगैरह में पाए जाते हैं जिनका कलर जो है वो रेडिश होता है। रूट्स में ये पाए जाते हैं क्योंकि उनको रेड इन कलर होता है, रेडिश कलर होता है, तो वहां पे पाए जाते हैं। अब इनकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं क्रोमोप्लास्टिड्स की, ये राउंड शेप भी हो सकता है, नीडल शेप भी हो सकते हैं, स्पाइडर शेप भी हो सकते हैं, और ये मुख्तलिफ अपने मकाम पे जहाँ पे पाए जाते हैं, जिस सिस्टम में पाए जाते हैं कि रूट्स में पाए जाते हैं या फिर फ्रूट्स में पाए जाते हैं या फिर इसके बाद फ्लावर्स में पाए जाते हैं, तो ये अपनी शेप जो है वैसी अटेन कर लेते हैं। और किस स्पीशीज में पाए जाते हैं, अटेन नहीं कर लेते, ये वैसी शेप के वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ अशकाल के हैं, मुख्तलिफ शेप्स के हैं, वहां पे पाए जाते हैं। और इनका भी और ज्यादा हमें अभी नहीं पता चल सका कि ये किस फंक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन जिसमें इन्वॉल्व है वो है कि पॉलिनेशन है, कि इनके मुख्तलिफ रंगों की वजह से मुख्तलिफ इंसेक्ट्स जो हैं फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद जब उसके बाद इंसेक्ट्स उन फ्लावर्स पे आके बैठते हैं तो उनके पोलन ग्रेन जो हैं वो इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद वो एक मेल फ्लावर से अगले फीमेल फ्लावर पे, उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर पे या किसी उसी स्पीशीज के किसी और प्लांट के फीमेल प्लांट के फ्लावर पे जाके ये फीमेल फ्लावर पे जाके बैठते हैं, और वहां पे इसके नतीजे में वो पोलन जो है वो एक प्लांट के फ्लावर के दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास, या एक प्लांट के फ्लावर के दूसरे उसी प्लांट के दूसरे फीमेल फ्लावर के पास जाते हैं, और उसके नतीजे में पोलिनेशन होती है। और वो पोलिनेशन का सबब जो है वो इंसेक्ट्स बनते हैं, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का बायस ये क्रोमोप्लास्टिड बनते हैं जो कि उनके फ्लावर्स को मुख्तलिफ कलर देते हैं, जिनके नतीजे में इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और उनके पास पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, कौन सी दो टाइप्स है इसमें फियोप्लास्टिड, रोडोप्लास्टिड जो है, ये फियोप्लास्टिड लव ब्राउन का है, ब्लैकिश ब्राउन मिलता जुलता कलर जो है उसमें ये पाया जाता है, फुल ब्लैकिश नहीं, ब्लैकिश ब्राउन करके ये जो है डार्क ब्राउन टाइप इसका कलर पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्राउन एल्गी में, डायटम्स में और डायनोफ्लैजिलेट्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रोडोप्लास्ट जो है ये रेड कलर के होते हैं, और ये रेड एल्गी में पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे हमने दो टाइप्स डिस्कस की, हिस्ट्री को डिस्कस किया, नियल हाइपोथेसिस को डिस्कस किया,
हिस्ट्री प्लास्टिड्स की, नियल हाइपोथेसिस को डिस्कस किया, ठीक है। नियल हाइपोथेसिस क्या है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री में टच किया हमने C3 साइकिल को, ठीक है, लेकिन हम उस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे। और प्लास्टिड्स की हमने 2 टाइप डिस्कस की, ल्यूकोप्लास्टिड और उसके बाद जो है वो उसकी टाइप्स ल्यूकोप्लास्टिड्स की कि वो किस तरह के इसको स्टोर करते हैं एक स्टार्च को, प्रोटीन को या लिपिड को। उसके बाद हमने क्रोमोप्लास्टिड्स की बात की कि वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो उसके अलावा कौन सी टाइप्स के एल्गी और एल्गी में और डायटम्स वगैरह में, फ्लैजिलेट्स में, डायनोफ्लैजिलेट्स में पाई जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम क्लोरोप्लास्ट पर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, उसको वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।